तो कहानी की शुरुआत हैरी नाम के एक बहुत ही खतरनाक आदमी से होती है, जो कि अभी के लिए दो बहुत ही बड़े माफिया ग्रुप के बीच में सुलह कराने को बैठा था। मगर वो दोनों ही माफिया ग्रुप एक दूसरे से सुलह करने से साफ मना कर देते हैं और हैरी तुरंत ही इस बारे में जाकर अपने बॉस कॉनरैड हैरिगन को बताता है। और क्योंकि उन दोनों ही माफिया ग्रुप की लड़ाई की वजह से हैरिगन फैमिली को भी काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए कॉनरैड तुरंत ही हैरी से उन दोनों ही माफिया ग्रुप को खत्म करने को बोल देता है। जिसके बाद हैरी एक पल को भी नहीं सोचता, वो तुरंत ही अपनी सेमी ऑटोमेटिक गन को ले जाकर नीचे मौजूद उन दोनों माफिया ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वहां से ठग लाइफ टशन दिखाते हुए तुरंत निकल जाता है। कॉनरैड असल में शहर के दो सबसे बड़े माफिया में से एक होता है और हैरी उसका सबसे ज्यादा लॉयल आदमी था, जो कि हैरिंगन फैमिली के द्वारा फैलाए जाने वाले हर एक मैच को पूरी तरह से क्लियर करता था, ताकि हैरिंगन्स के खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई न हो सके। दूसरी तरफ लंदन में ही कॉनरैड का पोता एडी एक क्लब में मजे करने के लिए जा रहा था और उसके साथ टॉमी स्टीवनसन भी था। टॉमी असल में शहर के दूसरे सबसे बड़े माफिया रिची स्टीवनसन का बेटा होता है और हैरिंगन और स्टीवनसन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। मगर न जाने कैसे एडी ने टॉमी से दोस्ती कर ली होती है और अभी वो उसके और अपने दो दोस्तों के साथ बिना किसी की नजर में आए एक क्लब में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद भी एडी अपने दादा के रोब की वजह से काफी ज्यादा रिफल रहा था, इसीलिए वो यूई नाम के एक आदमी को बस इसी वजह से सभी लोगों के सामने स्टैब कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यूई उसके ऊपर अटैक करेगा। तब एडी और उसके साथियों के पीछे तुरंत ही क्लब के सारे गार्ड पड़ गए थे, इसीलिए तब एडी के दोस्त तो दूसरी तरफ भाग जाते हैं और एडी खुद भी टॉमी के साथ भागते हुए एक लेक के पास आकर हंसने लगता है। टॉमी को भी एडी का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था, मगर एडी बस उसके ऊपर हंसते हुए अपने नाइफ को पास के एक लेक में फेंक देता है। मगर अगली सुबह जब एडी की आंख खुलती है तो उस समय तक उसकी माँ बेला और उसके पिता ने घर में हैरी को बुलाया हुआ था, क्योंकि एक तो एडी पिछली रात को अपने घर पर लेट आया था और दूसरा उसके कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा खून लगा था। तब एडी उन्हें क्लब में हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बता देता है, लेकिन उसने टॉमी के बारे में हैरी को कुछ भी नहीं बताया था। तब हैरी एडी से और भी काफी सारी चीजें जानने की कोशिश करता है, मगर अपने फालतू के एटीट्यूड के चलते एडी हैरी से बिल्कुल सही से बात नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ रिची स्टीवनसन का बेटा टॉमी अब तक अपने घर में नहीं पहुंचा था और इसीलिए रिची और उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान थे। रिची भी तब अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी टॉमी के बारे में जानकारी निकलवाने को कह देता है। वहीं हैरी अभी उस क्लब में पहुंच गया था जहां पर वो पिछली रात के सीसीटीवी को पूरी तरह से मिटाना चाहता था, लेकिन वहां का बारटेंडर उसको शुरू में सीसीटीवी दिखाने से साफ मना कर देता है। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि हैरी हैरिंगन फैमिली के लिए काम करता है, तो डर के मारे उसने हैरी को वो सारी सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दी थी और साथ ही हैरी उस पूरी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद उसको क्लियर कर देता है और वहां से सीधा हॉस्पिटल में यूई के पास जाने लगता है, जहां जाते ही उसने यूई से बात करते हुए सबसे पहले तो उसे अपने बारे में बता दिया था और बाद में वो यूई से एडी के बारे में पुलिस को कुछ भी ना बताने को बोलता है, क्योंकि अगर यूई ऐसा करता तो उसके हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हैरी खुद उसको काफी बार स्टैब करके जान से मार देता और यूई की इस बार सच में मौत हो जाती। इसीलिए यूई को पुलिस के सामने बस यही कहना था कि रात में क्लब में काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो उसको स्टैब करने वाले आदमी की शक्ल को नहीं देख पाया, जिसके बदले में हैरी अब वापस से कभी भी यूई के पास नहीं आएगा। ये सुनने के बाद तो यूई की फटके 4 से 64 हो गई थी, इसीलिए वो डर के मारे पुलिस वालों से वही कहता है जो कि हैरी ने उससे बोलने को कहा था। फिर सब कुछ सेट करने के बाद हैरी वहां से तुरंत निकल जाता है और अब उसने हैरी के खून से सने कपड़ों और जूतों को एक कॉफिन में डालकर जमीन के अंदर गड़वा दिया था। वहीं रिची के भी एक आदमी को टॉमी के क्लब में जाने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए अब वो उस बारटेंडर को अपने पास जाकर उसको अपने बारे में बताता है और उससे टॉमी के बारे में पूछता है, जिससे फाइनली अब जल्दी ही रिची के पास भी खबर पहुंच गई थी कि लास्ट नाइट टॉमी एडी के साथ था। ये जानते ही गुस्से में वो एडी के पिता केविन के पास कॉल करता है और उसको धमकाते हुए उससे टॉमी के बारे में पूछने लगता है। अब वैसे तो केविन को टॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर वो जानता था कि अगर सच में टॉमी पिछली रात एडी के साथ था तो अभी के टाइम पर अगर वो नहीं मिला तो ऐसे में उन दोनों ही परिवारों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक गैंग वॉर हो सकती है। इसीलिए वो रिची से थोड़ा सा वेट करने को कहकर तुरंत ही हैरी के पास कॉल करता है और उसको सब बता देता है। हैरी उस समय पर अपने घर में अपनी वाइफ जैन और अपनी बेटी जीना के साथ था, जहां पर जैन हैरी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि हैरी अपने काम में बिजी होने के कारण अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था और जैन उसके साथ काफी समय से फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाना चाहती थी। इसीलिए हैरी तब जल्दी से उससे अपनी बहसबाजी को खत्म करने के लिए तुरंत ही उसको एक सेशन बुक करने को बोलता है और वहां से उसको किस करके तुरंत निकल जाता है। हैरी वहां से सीधा रिची से ही मिलने के लिए निकल गया था और वो उससे जाकर मूडी नाम के एक बंदे के बॉक्सिंग क्लब में मिलता है, जहां पर जाते ही रिची उसको साफ क्लियर कर देता है कि उसको जल्दी से जल्दी टॉमी चाहिए था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हैरिंगन फैमिली के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर चालू कर देगा। अब हैरी भी इससे काफी ज्यादा डर जाता है
और कॉनरॉड ने हैरी के साथ पहले ही 2 स्नाइपर को भेजा था ताकि रिची अगर ज्यादा धमकी दे तो हैरी उसको जान से मार दे। हैरी भी इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन रिची के बॉक्सिंग क्लब के बाहर आने से पहले कॉनरॉड की वाइफ मेव उससे आकर बात करती है और उसको रिची को मरवाने से साफ मना करती है, क्योंकि अगर अभी के टाइम पर वो लोग रिची को भी मरवा देते तो ऐसे में टॉमी के गायब होने का शक तो उनके ऊपर जाता ही, पर पुलिस वाले रिची के केस के पीछे भी उन्हीं से पूछताछ करते। इसीलिए कॉनरॉड भी रिची को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब रात के समय में कॉनरॉड ने अपने घर में एक फैमिली मीटिंग रखी थी, जिसमें वो केविन, उसकी वाइफ बेला, अपने दूसरे बेटे ब्रेंडन, उसकी सौतेली बेटी सेराफीना और उनकी फैमिली लॉयर ओहारा को बुलाता है। लेकिन वहाँ पर मेव की हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सेराफीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस समय पर कॉनरॉड के घर में उसका बचपन का दोस्त आर्की भी आया हुआ था, जिसके बारे में मेव ने अचानक से कॉनरॉड को भड़काना चालू कर दिया था। आर्की असल में उनके बिजनेसेस के साथ दूसरे शहर में डील करता था, जहाँ पर कॉनरॉड के सबसे बड़े दुश्मन मैक्सिकन गैंग वाले थे। लेकिन आर्की उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से डील कर लेता था। उसके बावजूद मेव को ये लग रहा था कि आर्की मैक्सिकन के साथ भी मिला हुआ है और वो मैक्सिकन्स की रिची के साथ ज्यादा अच्छी डील करवाकर कॉनरॉड को धोखा दे रहा है। शुरू में तो कॉनरॉड उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में जब वो सारी बातें कर रहे थे तो उस समय पर कॉनरॉड रिची के एक बहुत ही बड़े बेस को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। लेकिन अभी आर्की उसको किसी वजह से ऐसा करने से मना करता है, जिससे अब कॉनरॉड को भी लगने लग गया था कि शायद आर्की उसको सच में धोखा दे रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पिस्टल को निकालता है और सबके सामने ही उसको शूट करके जान से मार देता है। ये देखकर तो केविन और बाकी सबकी फट के 4 से 64 हो गई थी। मगर आर्की को जान से मारने के बाद कॉनरॉड को काफी ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि आर्की उसके साथ बचपन से था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब कॉनरॉड के रोते समय मेव उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, मगर कॉनरॉड गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाकर उसको दूर रहने को कहता है। आगे आधी रात में हैरी को कॉनरॉड के घर में आर्की की मौत के सबूत को मिटाने के लिए बुलाया गया था, जहां पर आने के बाद हैरी को जब आर्की की मौत के बारे में पता चलता है तो वो अचानक से कॉनरॉड के आर्की को मारने की वजह से पूरी तरह से शॉक रह गया था। तब केविन उसको पिछली रात की पूरी घटना के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद हैरी के तो तोते उड़ गए थे, पर कहीं ना कहीं उसको भरोसा था कि आर्की कभी भी कॉनरॉड को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अभी वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने साथियों के साथ आर्की की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है और कॉनरॉड के घर में भी आर्की की मौत के कोई सबूत नहीं छोड़ता। उस समय पर केविन हैरी से काफी अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि वो दोनों सच में काफी अच्छे दोस्त थे। एक समय पर केविन को किसी वजह से जेल हुई थी, जहां पर ही कैदियों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और तब हैरी ने ही आकर उसकी जान बचाई थी और साथ ही उसकी मरहम पट्टी भी करी थी। उस समय पर हैरी को केविन की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद से ही वो केविन की फैमिली के लिए पूरी लॉयल्टी के साथ काम कर रहा था। अब उसी रात हैरी के घर में अचानक से काफी सारे पुलिस वाले आकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पर उसके बावजूद भी हैरी बिल्कुल नहीं डरता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिस्क नाम का एक पुलिस ऑफिसर उससे हैरिगन फैमिली के बारे में सारी चीजें जानना चाहता था, जिसके बदले में वो हैरी को सरकारी गवाह बनाकर छोड़ देता। पर उसके बावजूद भी हैरी उसको हैरिंगन फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उल्टा हैरिंगन फैमिली की लॉयर यानी कि ओहारा को पुलिस स्टेशन में बुला लेता है, जो कि उसको चुटकियों में छुड़वा देती है। हैरी को वहां से छुड़वाने के बाद ओहारा को लग रहा था कि आर्की सच में शायद पुलिस वालों को हैरिंगन फैमिली के बारे में बता रहा होगा, और क्योंकि आर्की की मौत के बाद से वो पुलिस वालों के संपर्क में नहीं आया होगा, इसीलिए ही उन्होंने हैरी को उठा लिया। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं होती, क्योंकि असल में पुलिस वालों के एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था, जिसने ही उन्हें आर्की की मौत और साथ ही हैरी के बारे में बताया था। पर क्योंकि आर्की की मौत के बारे में तो सिर्फ हैरिंगन फैमिली के मेंबर को ही पता था, तो इसका मतलब साफ था कि शायद हैरिंगन फैमिली के अंदर से ही कोई बातों को लीक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिची अचानक से अपने साथियों के साथ मिलकर केविन की गाड़ी का पीछा करने लग गया था और वो केविन की गाड़ी को रुकाकर उसे सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता है ताकि केविन टॉमी को ढूंढ सके। केविन जानता था कि ऐसे में रिची एडी को भी जान से मरवा सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही बेला के पास कॉल कर हैरी के 2 आदमियों को अपने घर के बाहर भेजता है और एडी को उन दोनों के साथ एडी की सेफ्टी के लिए कॉनरॉड के मेंशन की तरफ भिजवाने लगता है। तब रास्ते में रिची के आदमी एडी की गाड़ी के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने वाली का नाम जोया था, जो कि सच में एक बहुत ही कमाल की ड्राइवर थी। अपनी स्किल के बदौलत जल्दी ही उसने अपनी गाड़ी को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया था और उसके कुछ ही समय में एडी को सेफली कॉनरॉड के मेंशन में पहुंचा दिया था। थोड़ी ही देर में हैरी भी वहां पर ओहारा के साथ पहुंच जाता है और वो कॉनरॉड के साथ अकेले में जाकर उसको पुलिस वालों के बारे में बताता है, जो कि उसको अपने साथ उठाकर ले गए थे और वो उससे आर्की के बारे में भी पूछ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं अब कॉनरॉड को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि उनके परिवार का ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर रहा है। लेकिन वो बिना सबूत के किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकता था।
इसीलिए वो जल्दी से हैरी को इस बारे में भी पता करने को बोलता है और अभी हैरी को टॉमी के बारे में भी जल्दी से जल्दी पता करना था। वहीं बेला अभी 2 साल बाद अपने पिता से मिलने के लिए आई थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन थे, मगर किसी वजह से उन्होंने बेला से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बेला उनके साथ किसी तरह की डील करना चाहती थी, पर बेला के पिता उसके साथ कोई भी डील करने से मना कर देते हैं। लेकिन बेला जब ज्यादा जिद करती है तो वो मान जाते हैं कि बाद में वो अपने एक आदमी को बेला के पास मीटिंग के बारे में बात करने के लिए भेज देंगे। थोड़ी देर बाद बेला उनके एक आदमी एंटोन से मिलती है, जो कि उससे बिजनेस के बारे में बात करता है, मगर उससे पहले बेला एंटोन से उसके लिए एक काम करने को बोलती है। दूसरी तरफ हैरी अभी एक बार वापस से रिची से जाकर मिलता है, जहां रिची अभी काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने साफ बता दिया था कि वो जल्दी ही एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत कर देगा। साथ ही उसने हैरी की बेटी जीना के बारे में भी काफी ज्यादा चीजें पता कर रखी होती हैं और हो सकता था कि वो सबसे पहला अटैक जीना के ऊपर ही करे। हैरी को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, मगर अभी वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करते हुए टॉमी को ढूंढने का वादा करता है और तुरंत ही वहां से अपने घर पर जाकर जैन से जीना के बारे में पूछता है। अब वैसे तो जीना उस समय पर अपने कमरे में सेफ थी, मगर हैरी के बात करने के अंदाज से जैन सब कुछ समझ जाती है और अब जैसे ही उसे टॉमी के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाती है कि उनके परिवार के ऊपर भी काफी बड़ा खतरा है। वो हैरी के ऊपर इस बात की वजह से तो भड़कती ही है, पर साथ ही वो इस बात की वजह से भी भड़क रही थी क्योंकि आज का सेशन बुक करने के बावजूद भी हैरी उसके साथ थेरेपिस्ट के पास नहीं गया था। दूसरी तरफ कॉनरेड को अभी भी आर्की की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुख हो रहा था, इसीलिए मेव से उसकी वापस से बहसबाजी भी होती है, मगर मेव अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एडी के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसे ड्रग्स देती है। और साथ ही उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि टॉमी को गायब करने के पीछे मेव का ही हाथ था और ये सारा का सारा कांड उसने एडी की मदद से करवाया है। वहीं बेला अभी जिस होटल में मौजूद थी वहां पर वो हैरी को भी मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसे खतरा था। जैसे ही हैरी को पता चलता है कि वो वहां पर अपने पिता से डील करने के लिए आई है तो वो पहले तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, मगर बेला उसको जैसे तैसे शांत करवाती है और उससे अपनी प्रोटेक्शन का वादा लेती है। अब कहीं ना कहीं उन दोनों की बातों से ये बात भी समझ आ रही थी कि बेला और हैरी के बीच में भी पास्ट में कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर रही होगी, इसीलिए बेला हैरी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। खैर आगे हैरी एडी से बात करने के बाद जैक और एल्फी के बारे में पता करता है, जो कि वो 2 बंदे थे जो कि उस रात उसके साथ क्लब में गए थे। उनके बारे में पता करने के बाद हैरी तुरंत ही उन दोनों के पास चला गया था, जहां पर उनको कुछ पैसे देकर वो उस रात के बारे में सारी चीजें प्रॉपरली पूछता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उस बार का बारटेंडर असल में एडी को बहुत पहले से जानता था। ये बात जानने के बाद तो हैरी भी पूरी तरह से शॉक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस बार की तरफ निकल जाता है, जहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो वो वहां के बाउंसर को गन दिखाकर पास में बांध देता है और बाद में गोली चलाकर वहां पर से सबको भगाने के बाद वो बारटेंडर के पास जाकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तो बारटेंडर को भी समझ आ गया था कि हैरी वहां पर आज उसकी जान ले लेगा, इसीलिए वो ऐसा होने से पहले हैरी को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उस रूम में लेकर जाता है, जहाँ मौजूद एक रूम के अंदर टॉमी के कटे हुए सारे बॉडी पार्ट पड़े हुए थे। उनको देखने के बाद तो हैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता था कि टॉमी की मौत के बारे में पता चलते ही रिची एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत कर देगा। वहीं अभी तो रिची को टॉमी की मौत के बारे में पता चला भी नहीं होता, पर उससे पहले ही वो गुस्से में आकर केविन का एक वैकेशन हाउस उड़ा देता है। इस बारे में तुरंत ही केविन हैरी को कॉल करके बताता है और तब हैरी भी उसको एडी के साथ एक जगह पर अकेले मिलने को बुलाता है। वहां जाने पर केविन देखता है कि हैरी ने उस जगह पर बारटेंडर को बांध कर रखा हुआ था और साथ ही उसको बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था। तब एडी के सामने बारटेंडर ने ये बात कन्फेस कर ली थी कि असल में हैरी और टॉमी वैसे तो उसके बार से भाग गए थे, लेकिन बाद में एडी ने ही बारटेंडर से उन दोनों को पिक करने को बोला, इसीलिए बारटेंडर उन दोनों को वापस से पिक करके पब के अंदर ले आया, जहां पर आने के बाद वो खुद तो अपने काम में बिजी हो गया था, पर बाद में जब वो टॉमी और एडी के पास पहुंचा तो तब तक एडी ने टॉमी को काफी बार स्टैब करके जान से मार दिया था। इवन इस बात को छुपाने के लिए उसने बारटेंडर को $10,000 भी दिए थे, इसीलिए अब तक बारटेंडर ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ये बात जानने के बाद केविन तुरंत ही गुस्से में एडी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, मगर एडी तो अपने आप पे बहुत ज्यादा फूल रहा था और उसको टॉमी की मौत के बावजूद भी घंटा फर्क नहीं पड़ा था। तब केविन तुरंत ही इस बारे में कॉल करके कॉनरॉड को बताता है, जो कि खुद भी एडी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, पर तब तक वहां पर मेव पहुंच गई थी, जिसको तो पहले से एडी की हरकत के बारे में पता होता है और वो एडी को असली हेरिंगन बताकर उसके ऊपर प्राउड कर रही थी। वो कॉनरॉड को भी एडी को माफ करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, मगर कॉनरॉड अभी मेव से अकेले बात करने के लिए कॉल को काट देता है। और मेव इस बात को अच्छे से जानती थी कि टॉमी की मौत के बारे में पता चलने के बाद रिची गुस्से में आते हुए कॉनरॉड के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर देगा, लेकिन उससे पहले ही वो रिची को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती थी। इसके लिए वो कॉनरॉड से रिची की वाइफ रॉन को मरवाने को बोलती है, मगर कॉनरॉड इसके लिए साफ मना कर देता है।
आगे हैरी अपने घर में पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद उसने तुरंत ही जीना और जैन से अपने सामान को पैक करने को बोल दिया था। मगर जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो नीचे उन लोगों की मुलाकात रिची के कुछ आदमियों से होती है, जो कि हैरी को वहां पर डायरेक्ट जान से मारने आए थे। लेकिन हैरी तुरंत ही उन लोगों के पास जाकर कॉनरॉड को कॉल करता है और उसके फोन को स्पीकर पर कर देता है। तब कॉनरॉड ने उन लोगों को डायरेक्ट धमकी दे दी थी कि अगर वो लोग हैरी और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कॉनरॉड बाद में उनको और उनकी फैमिली वालों को जान से मार देगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग डरते हुए उल्टा रिची से ही झूठ बोलते हैं कि हैरी अपने फ्लैट से पहले ही अपनी फैमिली को लेकर जा चुका है। अभी के लिए हैरी अपने साथ जैन और जीना को लेकर माइक नाम के एक बंदे के पास जाता है, जिसने एक समय पर उससे कर्जे पर $30,000 लिए थे। इसीलिए वो उससे ही कहकर जैन और जीना को टॉमी के मामले के ठंडा पड़ने तक उसकी बोट में छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी मेट मारिया के साथ जाकर उसकी माँ से एक शेल्टर होम में मिलता है, क्योंकि उसने एक समय पर मारिया से वादा करा था कि वो उसकी माँ के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ देगा। वहां जाकर वो अपने प्रॉमिस को पूरा करता है, लेकिन वापस आते समय उसको वहां पर एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जो कि जेल में पहले के टाइम पर उसको काफी मारा करता था। खैर अभी हैरी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैरी से बात करके वहां से चला जाता है। लेकिन उस समय पर फिस्क के कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने उसके हर पल की फोटो भी खींची थी। वहीं एंटोन अभी बेला के साथ मिलने के लिए बेला के पिता के पास जाता है, जहां पर वो बेला के कहे अनुसार बेला के पिता से प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात करता है और बेला का पिता भी उसको कुछ पैसों के बदले में प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने के लिए मान गया था। अब ये सारी चीजें जानबूझकर बेला ने रिकॉर्ड करवा ली थी ताकि बाद में वो अपने पिता को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले सके। लेकिन बाद में जब वो उन रिकॉर्डिंग को एंटोन से मांगती है तो एंटोन उसको रिकॉर्डिंग देने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसके मन में और ज्यादा लालच आ गया था, क्योंकि अब वो उन रिकॉर्डिंग के बल पे बेला को ब्लैकमेल कर सकता था और वो बेला और बेला के पिता दोनों से पैसे ले सकता था। वहीं हैरी और केविन अभी भी एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में लगे हुए थे कि वो रिची के साथ लड़ाई करने से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए वो उस बारटेंडर के पास जाकर पहले तो उसे उसकी फैमिली को मारने की धमकी देते हैं, पर बाद में जब वो बारटेंडर इसके लिए मना करता है तो बाद में हैरी उसके सामने एक चॉइस रख देता है। अब पहला ऑप्शन ये था कि या तो बारटेंडर रिची को सब कुछ सच बताकर पहले अपनी जान गंवाता और उसके सच बताने की वजह से बाद में हैरी जाकर उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो रिची के सामने टॉमी की मौत का सारा इल्जाम अपने सर पर ले ले, जिसके बदले में भी रिची उसको जान से मार देता। लेकिन उसके मरने के बाद हैरिंगटन फैमिली उसकी फैमिली का पूरा खर्चा उठाती और उसके घर वालों को अच्छे से अच्छी लाइफ देती। तो वो बारटेंडर काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीधा दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। वहीं ब्रेंडन और सेराफिना अभी के लिए एडी के पास मौजूद थे, पर तभी अचानक से वहां पर मे पहुंच जाती है, जो कि सेराफिना की बेफालतू में बेइज्जती करते हुए उसकी मां को बहुत सारी गालियां भी देती है। अब वैसे तो सेराफिना को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, पर उतने में ही उसके पास कॉनरॉड आकर उसको अपने साथ बाहर वॉक पर ले जाता है और उसको समझाता है कि मेव असल में ब्रेंडन से 16 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उस समय पर ही उसे कॉनरॉड के एक दूसरी औरत के साथ अफेयर होने के बारे में पता चला था, जो औरत कोई और नहीं बल्कि सेराफिना की माँ थी। उस धोखे की वजह से मेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और यही रीजन था कि वो सेराफिना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ हैरी अभी रिची को कॉल करके टॉमी की मौत के बारे में बता देता है, जो जानने के बाद रिची बहुत बुरी तरह से रोने लग गया था। वो तुरंत ही टॉमी के कातिल को उसके पास लेकर आने को बोलता है, जिस पर हैरी भी मान गया था। अब तक हैरी को भी इस बारे में पता चल गया था कि फिस्क और उसके साथी अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो जाने से पहले केविन के साथ अपने कपड़े बदलकर केविन को अपनी गाड़ी में जाने को बोलता है और खुद वो केविन की गाड़ी को लेकर रिची के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। इससे फिस्क को सच में धोखा मिल गया था और वो काफी देर तक लगातार केविन की गाड़ी का ही पीछा करे जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी जब बारटेंडर को लेकर रिची के अड्डे पर पहुंचता है तो वहां पर बारटेंडर ने रिची के सामने यही कन्फेस करा था कि असल में उस दिन टॉमी ने ड्रंक होकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, जिससे ही डरकर बारटेंडर ने उसके ऊपर अटैक करा और टॉमी मारा गया। पर टॉमी की मौत की वजह से बारटेंडर काफी ज्यादा डर गया था और डर के मारे उसने टॉमी के काफी सारे पीसेस करके उसको एक संदूक में डाल दिया था। ये बात जानते ही रिची तुरंत ही गुस्से में बारटेंडर की टांगों पर शूट करता है, मगर अभी वो उसको जान से नहीं मारता। अब वैसे अभी तो उसे बारटेंडर की बातों पर भरोसा हो गया था, लेकिन अभी वो हैरी को वहां से भेजकर बारटेंडर से अकेले में पूछताछ करना चाहता था, और अगर बाद में कुछ सस्पिशियस सामने आता तो वो हैरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वहीं फिस्क कभी किसी भी हालत में हैरी को पकड़ना चाहता था, और तभी अचानक से पुलिस स्टेशन में एक अनजान आदमी का टेप आता है, जिसमें आर्की की डेड बॉडी की लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था। वहां पर जाते ही पुलिस वाले तुरंत ही आर्की की बॉडी को रिट्रीव कर लेते हैं, लेकिन उस अनजान आदमी के बारे में अभी भी उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। वहीं हैरी अभी बेला के पास मिलने के लिए उसके होटल में गया होता है, जहां पर बेला पहले तो उसको एंटोन की हरकत के बारे में बताती है और बाद में उससे उस पेन ड्राइव को वापस लाने को बोलती है।
अब उस समय पर ऐसा लग रहा था जैसे कि हैरी बेला को किस करने वाला हो, मगर अगले ही पल वो मुड़कर वहां से सीधा एंटोन के घर में पहुंच जाता है। वहां पर जाते ही उसने एंटोन को प्रसाद देना चालू कर दिया था और वो उससे तुरंत ही उस पेन ड्राइव को वापस मांगता है। इस पर पहले तो एंटोन उसको $40,000 की रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, मगर हैरी गुस्से में उन पैसों को उसके मुंह में ही डाल देता है और उससे उन पेन ड्राइव को लेने के बाद वो उसे बेला से दूर रहने को धमकाते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही कॉनरेड को पता चलता है कि पुलिस वालों को आर्की की डेड बॉडी मिल गई है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि आर्की की मौत के बारे में सिर्फ परिवार वालों को पता था और आर्की की डेड बॉडी को कहां पर दफनाया गया है इसके बारे में हैरी, मेव और कॉनरॉड के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो मेव वहां पर कॉनरॉड को हैरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, मगर कॉनरॉड को हैरी के ऊपर पूरा भरोसा था कि बेशक से हैरी अपनी जान दे देगा मगर वो कॉनरॉड को कभी धोखा नहीं देगा। वहीं जोया के गराज में अचानक से एक डॉनी नाम का बंदा आता है जो कि हैरी से मिलना चाहता था, क्योंकि उसके पास हैरी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। मगर जोया उसे मना कर देती है कि वो किसी भी हैरी नाम के आदमी को नहीं जानती, लेकिन डॉनी के वहां से जाने से पहले वो उसकी फोटो ले लेती है। जाते जाते डॉनी भी उसको उसके नाम से बुलाता है, जो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग था। खैर जोया ने तुरंत ही हैरी को डॉनी की फोटो भेज दी थी, मगर हैरी तो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता था। मगर उसके बावजूद भी हैरी जोया से यही बोलता है कि डॉनी के वापस आने पर वो हैरी को जरूर बताए। वहीं जैन आज एक बार वापस से एक थेरेपिस्ट के पास गई थी और इस बार भी हैरी उसके पास नहीं आ पाया होता, जिससे परेशान होकर वो अकेले ही थेरेपी सेशन को अटेंड करती है और उस समय पर उसकी थेरेपिस्ट एमिली से उसके बारे में बात करती है। हालांकि उसने हैरी के काम के बारे में तो एमिली को कुछ भी नहीं बताया था और वो ये बात भी जानती थी कि हैरी उसको और जीना को काफी ज्यादा प्यार करता है, मगर हैरी की हरकतों की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हैरी अपनी फैमिली से ज्यादा हैरिंगन फैमिली को प्रायोरिटी देता था। अब थेरेपी सेशन को खत्म करने के बाद तुरंत ही वो एलिस नाम की एक औरत को मैसेज करती है, जिससे कुछ समय पहले वो थेरेपी सेशंस के दौरान ही मिली थी। जस्ट थोड़ी बहुत बातें करने के लिए एलिस भी उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय पर कॉनरॉड के एक बहुत ही खास आदमी पॉल ने जैन के ऊपर नजर रखी हुई थी। असल में पॉल को हैरी के ऊपर तो पूरी तरह से भरोसा होता है, मगर उसे जैन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए वो जैन से मिलने के लिए एलिस के सामने उसके घर पर भी पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने जैन से साफ बोल दिया था कि वो कभी भी हैरिंगन फैमिली और हैरी के काम के बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि वो वैसे भी हैरी को अपने बेटे की तरह देखता है, लेकिन किसी और की गद्दारी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं हैरी अभी केविन के साथ बैठा हुआ था, जहां पर बात करते हुए वो उसे उस पुलिस वाले रस्बी के बारे में बताता है जिसको उसने थोड़ी देर पहले देखा था। हालांकि केविन को भी याद था कि रस्बी उनको बहुत बुरी तरह से मारता था, मगर वो जानबूझकर हैरी के सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे रस्बी के बारे में कुछ भी याद ना हो। उस समय पर केविन हैरी के सामने एक बात और रिवील करता है कि मेव ने उसे बताया था कि एक टाइम पर बेला का अफेयर कॉनरॉड के साथ भी था, मगर मेव ने उन्हें एक टाइम पर पकड़ लिया था और बाद में कॉनरॉड ने बेला को केविन से इंट्रोड्यूस करवा दिया। केविन को भी उससे सच में काफी ज्यादा प्यार हो गया था और उनकी शादी के बाद जब मेव ने उसको ये बात बताई तो उसने बेला से इस बारे में बात करी और बेला ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। पर अभी के टाइम तक केविन उसको पूरी तरह से माफ कर चुका है, क्योंकि सच में वो बेला से काफी ज्यादा प्यार करता है। अब हैरी ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक तो था, पर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कहता। फिर शाम के समय में जब वो घर के रास्ते पर होता है तब अचानक से उसको रिची का कॉल आता है, जो कि उसको अकेले मिलने के लिए एक जगह पर बुला रहा था। हैरी को तब थोड़ा सा डर तो लगता है, मगर वो इस चीज के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एडी अभी टॉमी की मौत की वजह से थोड़ा सा परेशान होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सही करा या फिर गलत। उस समय पर मेव उसके पास आकर उसको और ज्यादा भड़काती है कि उसके हिसाब से उसने बिल्कुल सही करा था और उसके अंदर असली हैरिंगन फैमिली का खून है। और अभी के टाइम पर ये चीज भी क्लियर हो गई थी कि असल में वो इंसान मेवी थी जिसने एडी को भड़काकर टॉमी की जान ली थी। वहीं हैरी के घर पर जाने पर जब वो जैन से बात करता है तो उस समय पर डरते हुए जैन उसको कॉनरॉड के घर में आने के बारे में बता देती है, जो बात सुनने के बाद हैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कॉनरॉड का घर में आना सच में बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसीलिए वो अभी जेन को बस यही सजेस्ट करता है कि वो कभी भी हैरिंगन फैमिली के बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। पर आज उसने एलिस से हैरिंगन फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करी थी और एलिस असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी, जिसको फिस्क ने जानबूझकर जैन के पास भेजा था ताकि जैन से एक अच्छा बॉन्ड बनाकर एलिस जैन से हैरिंगन फैमिली और हैरी के बारे में सब कुछ जान सके। वहीं हैरी अभी वापस से बेला के पास मिलने के लिए गया होता है, जहां पर सबसे पहले तो वो उसे पेन ड्राइव देता है और बाद में उसे एंटोन से कभी भी बात ना करने को बोलता है। पर क्योंकि अब बेला के पास पेन ड्राइव वापस आ गई थी, इसीलिए वो एंटोन के साथ एक और डील करना चाहती थी।
हैरी उस समय पर भी उसको एंटोन से कांटेक्ट करने से रोक रहा होता है, मगर बेला उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसको वहां से ये बोलकर भेज देती है कि वो सिर्फ हैरिंगन फैमिली के लिए काम करता है। हैरी भी तब चुपचाप वहां से चला गया था, पर रास्ते में उसको केविन मिलता है जो कि बेला से मिलने को जा रहा था। हैरी ने तब केविन को झूठ बोला था कि वो बेला के पास बस इसी वजह से आया था ताकि वो घर पर उसको वापस ला सके। केविन इस बात पर भरोसा करके बेला के पास चला जाता है, पर बेला उसको बताती है कि असल में हैरी वहां पर इसलिए आया था क्योंकि वो जैन के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था, पर उसके पास कोई सजेशन नहीं था। अब वैसे तो उन दोनों की बातें पूरी तरह से मिसमैच हो रही थी, मगर जानबूझकर केविन अभी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर अब हैरी वहां पर से सीधा रिची की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद रिची सबसे पहले तो उसे बारटेंडर को मारने को बोलता है और तब हैरी भी बिना कुछ सोचे पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर बारटेंडर को जान से मार देता है। बारटेंडर की बॉडी को उस जगह से हटाने का काम रिची ही करने वाला था, इसीलिए हैरी वहां से अपना काम खत्म करके चला जाता है। रिची को उसकी और बारटेंडर की बनाई गई कहानी पर पूरी तरह से भरोसा तो हो गया था, मगर उसने हैरी के सामने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी होती है। वो चाहता था कि हैरी अपनी पूरी फैमिली और साथ ही हैरिंगन भी अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके बेटे टॉमी के फ्यूनरल पर आए। इस बारे में जैसे ही केविन और कॉनरॉड को पता चलता है तो उनके तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रिची के घर पर गए तो रिची बहुत आराम से उन सभी लोगों को जान से मार सकता है। मगर अगर वो टॉमी के फ्यूनरल में नहीं जाते तो रिची के सामने ऐसे में उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होती और सबको ऐसा लगता कि वो लोग रिची से डर गए हैं। तब हैरी को सोचते हुए एक बंदे के पास जाता है जो कि रिची के लिए ही काम करा करता था, और असल में हैरी के पास कुछ फोटो थे जिससे साफ हो रहा था कि रॉन का उस बंदे के साथ रिलेशन रहा है। उन फोटोज को दिखाकर हैरी उस आदमी को ब्लैकमेल करता है और बाद में उसको हथियार और पैसे से भरा हुआ बैग देकर उसे रिची के घर में छुपाने को बोलता है, ताकि अगर फ्यूनरल वाले दिन रिची कोई हरकत करने की कोशिश करे तो हैरी तुरंत ही उस बैग के पास जाकर उसमें से हथियार निकाले और रिची को वहीं पर ठोक दे। पहले तो उस आदमी ने ऐसा करने से मना कर दिया था, मगर बाद में हैरी उसको बैग में रखे सारे पैसे दे देता है, और क्योंकि अब वो बंदा मान गया था इसीलिए हैरी को भी अपनी फैमिली और हैरिंगन की फैमिली के साथ उस जगह पर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसीलिए हैरी तब अपनी फैमिली को जैसे तैसे मनाता है और बाद में पूरी हैरिंगन फैमिली के साथ टॉमी के फ्यूनरल पर चला जाता है। वहां जाने पर ऐसा लग रहा था जैसे हर बात पर रिची और उसकी वाइफ रॉन, कॉनरॉड और मेव को ही पॉइंट आउट कर रहे हों। इवन एक समय पर तो रॉन मेव की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती भी कर देती है, जिससे मेव को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन वहां पर उसके कोई बखेड़ा खड़ा करने से पहले ही केविन और हैरी ने उसकी वाइन के गिलास में बेहोशी की गोली मिलाकर उसको बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ एडी को जैसे ही मौका मिलता है वो जल्दी से टॉमी के रूम में जाकर ड्रग लेने की कोशिश करता है, पर उतने में ही हैरी उसके पास पहुंचकर उसको ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि नशे करने के बाद वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी भी तरह का बखेड़ा खड़ा कर सकता था। पहले तो एडी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और पास में पड़ी एक सीजर को उठाने की कोशिश करता है, मगर हैरी तब उसके पास जाता है और उसको समझाता है कि ये सीजर उसको मारने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। एडी भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसीलिए तुरंत ही उसकी फट के 4 से 64 हो जाती है और वो चुपचाप नीचे चला जाता है। पर वहां पर जाते ही रिची ने अब सभी लोगों के सामने एक अजीब सी डिमांड रख दी थी कि वो एक दिन के लिए एडी को अपने घर में रखना चाहता था और बाद में अगले दिन उसका एक साथी एडी को उसके घर पर सही सलामत छोड़ देता, कि अगर एडी को उसके घर पर रोका जाता तो रिची सच में उसको जान से मार देता। इसीलिए कॉनरॉड इसके लिए साफ मना कर देता है। पर बाद में रिची कॉनरॉड और उसकी बाकी फैमिली को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उनसे एक डायरेक्ट मीटिंग करता है, और तब जाकर सबके सामने ये बात आती है कि असल में उस बारटेंडर ने मरने से पहले टॉमी की मौत के बारे में रिची को सब कुछ सच बता दिया था, जिससे रिची को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, मगर वो इतना ज्यादा नीच इंसान नहीं था कि वो एडी को उसी तरह से जान से मारे जैसे एडी ने टॉमी को मारा था। उसने अभी के लिए तो टॉमी की आत्मा की शांति की वजह से एडी को छोड़ दिया होता है, मगर अगर वापस से हैरिंगन फैमिली उससे उलझने की कोशिश करती तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये बात सुनने के बाद तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, पर क्योंकि अभी के लिए उन दोनों ही ग्रुप के बीच में शांति थी इसीलिए कॉनरॉड भी अपनी फैमिली को लेकर मुंह लटकाते हुए वहां से घर पर पहुंच जाता है। लेकिन घर पर आने के बाद जब मेव को होश आता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि रॉन ने उसकी बेइज्जती करी थी और कॉनरॉड ने भी उसको कुछ भी नहीं कहा था। कॉनरॉड तब उसको शांत करवाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन मेव उल्टा उस पर भड़क जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही एक काम करवाने के लिए पॉल को कॉल करती है। और अगले दिन जब रॉन सुबह सुबह कहीं घूमने के लिए अपनी कार में बैठती है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी रिची पूरी तरह से टॉमी के फ्यूनरल को खत्म कर भी नहीं पाया था कि उसकी बीवी रॉन को भी अब किसी ने जान से मार दिया था। इससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बारे में जैसे ही हैरी को पता चलता है
तो उसके भी दिमाग की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है। अब हैरी हैरिंगन फैमिली को बचाने के लिए क्या करेगा, इसके बारे में जानने के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। पर क्या आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी और क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। इफ अगर 100 लोगों को भी ये कहानी पसंद आती है और वो लोग इसके सेकंड पार्ट की डिमांड करते हैं, तो मैं उसी दिन इसके सेकंड पार्ट पर काम करना चालू कर दूंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।